Hello student, I am Dr. Sarita Khandilwal, Assistant Professor in Chemistry from JDB Government Girls College. स्टूडेंट हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट सेकंड जो कि गैसेस स्टेट है उसकी स्टडी कर रहे हैं और उसकी स्टडी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल के आणविक वेगों का वितरण का नियम। और साथ ही हम जो डिफरेंट मॉलिकुलर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये मैक्सवेल ने ग्राफ प्रोवाइड करवाया था। इस ग्राफ में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी और प्रोबेबिलिटी, इसका ग्राफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स सी के बीच में खींचा गया है। मतलब हमने फ्रैक्शन ले लिया, जैसे 10 20 30 की 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल 30 मॉलिक्यूल, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। और वेलोसिटी हो गई कि 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन और वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ बनाया और हम देखते हैं कि ग्राफ का अलग अलग टेम्परेचर पे पैटर्न क्या है और एक पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो ग्राफ क्या बात बताता है हम उसे देखेंगे। यहाँ तीन टेम्परेचर T1 T2 T3 इस पर ग्राफ बनाए गए हैं। तीन ग्राफ हैं तीन अलग अलग टेम्परेचर पे। आप देख रहे हैं कि तीन अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए गए हैं, लेकिन आपको तीन वेलोसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरी एवरेज वेलोसिटी, तीसरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तीन वेलोसिटी दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा शो की जाती है ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। एवरेज वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी होती है, जैसे किसी की 10 हो गई, किसी की 15 हो गई, किसी की 20 हो गई। जितनी भी वेलोसिटी है उसमें टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल का डिवाइड करने पर जो आती है उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर का अगर हम पहले तो वेलोसिटी का मीन ले लें, फिर उसका स्क्वायर कर दें और फिर उसका रूट ले लें, तो जो वेलोसिटी मिलती है उसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी तीन तरीके से बताई जा सकती है। या तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करें, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें। ठीक है, एक ये चीज़ समझ में आई। अब जो ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं, तो उसमें अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो जो T3 टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, फिर T2 है, फिर T1 है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ थोड़ा अलग अलग मिलता है। एक स्ट्रक्चर जो ग्राफ है वो तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे थोड़ा सा ग्राफ में वेरिएशन होता आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैक्सवेल ने इस ग्राफ के आधार पर, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या क्या चीज़ बताई। बच्चों, इस तरह से अलग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर एक कर्व बनाया जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो इस कर्व की सहायता से जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, वो ये निकला, बहुत कम अणु, बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। पहला पॉइंट है, बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। आप इस ग्राफ में देखिए कि बहुत कम और बहुत ज़्यादा वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। ये बहुत कम वेलोसिटी हो गई क्योंकि वेलोसिटी इस तरह से बढ़ रही है, और ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो गई। तो आप देखिए कि बहुत कम वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या भी काफ़ी कम है और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले अणुओं की भी संख्या काफ़ी कम है। तो बहुत कम वेलोसिटी रखें या बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक वक्र के लिए उन अणुओं की संख्या जिनका वेग शून्य से अधिक है, वेग c का मान बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, प्रोबेबल मोस्ट वेलोसिटी की वो वैल्यू बढ़ती है, हाईएस्ट आता है और फिर तेजी से कम होने लगती है। वेग c के अधिक मान के लिए अधिक वेग पर प्रायिकता के मान में कमी के कारण c स्क्वायर की वृद्धि की तुलना में एक्सपोनेंशियल टर्म में शीघ्रता से कमी आती है। अतः स्पष्ट है कि बहुत निम्न वेग पर और बहुत उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो अगर बहुत कम वेलोसिटी वाले और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या कम होती है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, कि मान लो मैं ये बोलूँ कि
आप एक रफ ले लीजिए कि हम वेलोसिटी को 1 से 10 मीटर पर सेकंड की उस पर रखेंगे, तो 1 और 10 वालों की संख्या तो बहुत कम हो गई। अब वेलोसिटी बढ़ाई मैंने 2, तो जो अणुओं का फ्रैक्शन है, जो 2 वेलोसिटी रखेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, फिर 3 बढ़ाने पर और बढ़ेगी, 4 बढ़ाने पर और बढ़ेगी। तो आप देखिए ये बढ़ रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी की मान बढ़ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कंटेन दैट मूव दैट विद दैट वेलोसिटी इंक्रीज। फिर एक हाईएस्ट आता है कि भाई 5 वेलोसिटी रखने वाले अणुओं की संख्या मैक्सिमम है, उसके बाद अगर वेलोसिटी की बढ़ा रही हूँ, जैसे मैं 6 कर रही हूँ, तो वो कम हो जाएगी, फिर ये देखिए कमी आ रही है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि पहले तो बहुत कम और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रखने वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाई जाती है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों जो जो कर्व है ना वो एसिमेट्रिकल है, मतलब इस कर्व को हम क्लियर कट एक मैक्सिमा में बांट सकते हैं। आप देखिए ये क्लियर कट एक मैक्सिमा आपको हर किसी भी टेम्परेचर पे आप कर्व बना लो, आपको एक मैक्सिमा दिख रहा है, ये इस कर्व का मैक्सिमा है, ये इस कर्व का मैक्सिमा है, और ये इस कर्व का। तो आप खुद इस कोई से भी तीनों कर्व हैं, तीनों कर्व का मैक्सिमम पॉइंट बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस आधार पे कि जो कर्व है वो एसिमेट्रिकल है, और आप तीनों कर्व का मैक्सिमा आसानी से बता सकते हैं। और जो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी होती है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिससे ज़्यादातर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर अणु 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। अगर मैं 4 और 6 लूँ तो उनकी संख्या उन अणुओं से कम होगी जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह वेलोसिटी जिससे कि ज़्यादातर अणु मूवमेंट कर रहे हों, मूव कर रहे हों, वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, चूंकि है ना जो कर्व है वो एसिमेट्रिकल है, अतः जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अलग है और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो चूंकि जो कर्व है वो एसिमेट्रिकल है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने पर वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप इस ग्राफ को देखिए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जो T3 है वो सबसे ज़्यादा है, T1 सबसे कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो तो पूरा का पूरा कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जा रहा है। आप ये देखिए, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ये यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, जबकि जो T3 टेम्परेचर पे यहाँ मैक्सिमा आएगा। तो मैक्सिमा किस तरफ बढ़ रहा है, राइट हैंड। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरा का पूरा कर्व राइट हैंड साइड बढ़ जाता है। तो एक तो ये बात समझ में आई कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पे। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो मैक्सिमा है उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। अब हम देखते हैं मैक्सिमा की ऊंचाई T1 टेम्परेचर पे तो ये है, T2 पे ये हो गई और T3 पे ये हो गई। तो आप खुद देखिए कि किस टेम्परेचर पे मैक्सिमा ज़्यादा है और किस टेम्परेचर पे कम है। तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मैक्सिमा की ऊंचाई कम हो गई। और ये जो चीज़ है ये संख्या किसको बता रही है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच हैव मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो रही है, कमी तो हो रही है। तो एक दूसरी चीज़ पता चली कि टेम्परेचर बढ़ने पर मैक्सिमा कम हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाती है। तो अब तक हमें दो बात समझ में आ गई टेम्परेचर के इफेक्ट की, एक तो पूरा का पूरा कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, दूसरा मैक्सिमा की जो ऊंचाई कम हो जाती है, जो कि ये बताती है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रखने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट का।
कर्व चौड़ा हो जाता है। आपने अभी ऊपर फिगर में देखा ही था कि कर्व चौड़ा हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि उच्च तापों पर सामान्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एक नॉर्मल वेलोसिटी से ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा वेलोसिटी रख रहे हैं। आप तो ये समझ जाइए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से मूव करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी सामान्य से ज़्यादा होगी। इसीलिए जो कर्व है वो चौड़ा हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, कर्व चौड़ा हो जाता है। और वो आपको बात समझ में आ गई कि कर्व क्यों चौड़ा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी देने से, टेम्परेचर देना मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देने से मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लग जाते हैं। ठीक है। अब ये हो गया कि टेम्परेचर के क्या 3 प्रभाव हमने देखे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर से ये 3 प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट बोला था कि जो उच्च वेग रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, वो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं एक फिक्स वैल्यू ले लूँ तो T1 टेम्परेचर पे तो ये वैल्यू फिक्स हो गई, इस वेलोसिटी रेंज को रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ये वाली हो गई जो मैंने रेड किया है। T2 पे ये वाली हो गई और T3 पे और ज़्यादा हो गई। तो आपको पता है एक फिक्स रेंज रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज़्यादा किस में आई, T3 में। तो वो भी जो पॉइंट है कि वक्त कर्व चौड़ा हो गया, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो इस बात से भी प्रूफ हो जाता है। तो ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो हमने मैक्सवेल का मॉलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी देख लिया। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी, कि मॉलिकुलर वेलोसिटी 3 तरह की मॉलिकुलर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेग, जिसे कि वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, औसत वेग एवरेज वेग, और प्रायिकता वेग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका किस तरह से मैक्सवेल के नियम के आधार पर निकाला गया, कैलकुलेशन की गई। सबसे पहले हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अणुओं के वेगों के वर्गों के औसत का वर्गमूल, मतलब जो उनकी वेलोसिटी है उसको तो हमने स्क्वायर किया। सबसे पहले आप देख रहे हैं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर, तो ये तो हो गया वर्ग। फिर हमने उसका औसत लिया, औसत लेने के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भाग दे दिया, फिर हमने उसका रूट ले लिया, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और आपको समझ में आया कि इसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहते हैं। तो वर्ग माध्य मूल वेग गैसों के अनुगति समीकरण से भी निकाला जाता है, जिसमें आपको पहले पढ़ाया गया है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर, और जो यहाँ पे C है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV को आप RT भी रख सकते हैं, तो √3PV अपॉन M या √3P अपॉन D, क्योंकि M अपॉन V को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, या √3RT अपॉन M, PV को क्या लिख सकते हैं, RT, या 1.7 RT अपॉन M। तो ये वेरियस फॉर्मूले हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। आपको जो वैल्यू दे रखी है, मान लो आपको न्यूमेरिकल पूछा गया, आपको PV और M की वैल्यू दे रखी है तो आप ये वाला लगाएंगे, आपको डेंसिटी प्रेशर की वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको टेम्परेचर मॉलिकुलर मास की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको जिस अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ दे रखी है उस और आपसे पूछा जाए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं और उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हो गई आपकी एक मोल आदर्श गैस के लिए अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स एक सैंपल में प्रेजेंट हैं उनकी जो वेलोसिटी है उसका हम टोटल कर लेते हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ये वेलोसिटी का टोटल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का डिवीज़न एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, इनका अपन मान याद करने के लिए, C का फॉर्मूला निकालने के लिए CDN को 0 से इनफाइनाइट की सीमा तक इंटीग्रेशन करेंगे। CDN का इंटीग्रेशन किया 0 से इनफाइनाइट की
वो और इसमें ना dn का मान रखेंगे, और dn का मान रखकर आपने m/2RT को a रखा, ठीक है। इस वाले समीकरण में m/2RT को a रख देंगे, फिर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और आपको फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेंगे। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, जिस अकॉर्डिंग वही जैसे जो वैल्यू दे रखी है उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 8RT/m या 1.6 RT/m या 8 PV/m या √8 P/d। तो ये भी सारी वैल्यू क्या है, रूट में है। तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं सारे के सारे। फिर आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपको पता है कि वो वेलोसिटी के मान जो कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल रखते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है √2 RT/m या 1.4 RT/m या √2 PV/m या √P/d। तो ये हो गए सारे चारों फॉर्मूले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले। तो आपको सबके 4-4 लगभग फॉर्मूले हैं, तीनों वेलोसिटी के आपको वो 4-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम इनमें संबंध देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हर एक मॉलिक्यूल उसकी कुछ एवरेज वेलोसिटी हो सकती है या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो सकती है गैस सैंपल की, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो उसका क्या संबंध होगा, संबंध निकालने के लिए हम वो वाला फॉर्मूला सेलेक्ट कर देंगे जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, जैसे √RT/m तीनों में कॉमन है। जब हम करते हैं तो 1.7, 1.6, 1.4 ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इनका रेशो देखा जाए तो ये वाली टर्म है कॉमन, ये कट जाएगी, बचा 1.7, 1.6, 1.4। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ या 1.7 का सब में डिवाइड कर देती हूँ तो आता है 1.0, रेशो 0.921, रेशो 0.816। बच्चों ये जो रेशो आ रहा है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, और इन रेशो से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि आपको दो वैल्यू दे दी, मतलब आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू दे दी और आपसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछ ली। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो रेशो आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लिया जाता है या न्यूमेरिकल में इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये किस में संबंध हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने मैक्सवेल का मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पढ़ा, फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जिसमें कि हमने एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की कैलकुलेशन देखी। ये जो चीज़ आपने पढ़ी ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स लेंगे वेरियस और हम समझेंगे कि इन फॉर्मूलों के आधार पे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।